देखिए, अब समझिए, सबसे पहले वाष्प दाब या वेपर प्रेशर आपको इस तरह समझाएं कि देखिए मान लीजिए कोई पात्र है और इस पात्र में कोई भी द्रव भरा हुआ है, तो जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये पाएंगे कि द्रव के जो अणु होते हैं वो हमेशा डायनामिक कंडीशन में होते हैं, गतिशील होते हैं। कितने भी समय के बाद अगर इसको बिना हिलाए हुए हम देखें तो इसके जो अणु हैं वो हमेशा कैसे होंगे? गतिशील होंगे। ऊपरी सतह के ये जो अणु होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये अणु इस बाहरी वातावरण में या बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। जब ये बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाते हैं तो इस सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं और वो ही दाब क्या कहलाता है? इस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बाहर जाने की जो प्रवृत्ति है ये निर्गामी प्रवृत्ति या एस्केपिंग टेंडेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्केपिंग टेंडेंसी या निर्गामी प्रवृत्ति। अगर हम किसी भी द्रव का, सपोज आपने एक बीकर में एक बिल्कुल शांत जगह पर पानी रख दिया और एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल उसमें डाल दिया धीरे से, आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग का एक तार जैसा उस बीकर में धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये मूवमेंट हो रही है इसमें। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार फिर समझ लीजिए वाष्प दाब क्या चीज है। द्रव के अणु सदैव गतिशील होते हैं या डायनेमिक कंडीशन में होते हैं। ऊपरी सतह पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। जब ये बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाते हैं तो उस समय इस सतह के ऊपर, द्रव की सतह के ऊपर एक दाब आरोपित करते हैं और वही दाब कहलाता है इस द्रव का वाष्प दाब, और इसे P0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ आपका वाष्प दाब के विषय में। अब आप समझिए सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव की ऊपरी सतह पर 1 सेंटीमीटर लंबाई में खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसे गामा से प्रकट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। एक बार फिर समझिए कि किसी भी द्रव की ऊपरी सतह पर 1 सेंटीमीटर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की छोटी छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप एक चुल्लू पानी लेकर और इस तरीके से तेजी से उछाल देते हैं तो वो जो बूंदें हैं कैसी हो जाती हैं? गोल हो जाती हैं। तो उस पर एक बल लगता है, वही कहलाता है क्या? पृष्ठ तनाव। और यही वो चीज है पृष्ठ तनाव जिसके कारण गणेश जी कभी दूध पीने लगते हैं। बताया था मैंने आपको। तो आ गया होगा समझ में। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव अपना जो आयतन है उसे कम से कम करने का प्रयास करता है, अर्थात गोल करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट चीज है नंबर 3, श्यानता या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? कि देखिए ये द्रव का वह महत्वपूर्ण गुण है जो उस द्रव के बहने की गति का निर्धारण करता है। किसी भी द्रव का वह महत्वपूर्ण गुण जो उसके बहने की गति का निर्धारण करता है वो श्यानता या विस्कोसिटी कहलाता है। आपने देखा होगा कि कुछ द्रव धीमा बहते हैं और कुछ बहुत तेजी से बहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्लिसरीन है, शहद है, शीरा है, ये मंद गति से बहते हैं क्योंकि इनकी विस्कोसिटी अधिक होती है।
श्यानता अधिक होती है। और कुछ द्रव तेज गति से बहते हैं, जैसे जल है, स्पिरिट है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ये तेजी से बहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी श्यानता कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है। तो ये था विस्कोसिटी के बारे में। एक बार फिर सुन लें इनकी डेफिनेशन। ध्यान रखें, किसी भी द्रव का वह महत्वपूर्ण गुण जो उसके बहने की गति का निर्धारण करता है श्यानता कहलाता है। अब यहां पर दो चीजें हैं, श्यानता पर ताप का प्रभाव। आपको मालूम है कि देखिए, अगर हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें अणुओं के मध्य में जो बल होता है, जिसको अंतराणुक बल कहते हैं, वो सॉलिड में सबसे अधिक होता है, उससे कम लिक्विड के अंदर होता है और सबसे कम गैस के अंदर होता है। अगर हम अणुओं के मध्य अवकाश की बात करें, स्थान की बात करें, तो इनमें सबसे कम होता है सॉलिड में वो अवकाश। किस लिए कम होता है? क्योंकि अंतराणुक बल सबसे अधिक होता है, इसलिए वो उनको अपनी तरफ को तेज आकर्षित करते हैं, जिससे वो अवकाश कम होता है। इनकी अपेक्षा लिक्विड के अणुओं में अवकाश अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया? जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है कि अणुओं के मध्य में जो अंतराणुक बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, जो उनको अपनी तरफ खींचे रखता है, बांधे रखता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो अणु पहले की अपेक्षा अधिक दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो उनकी श्यानता कम हो जाती है और उनके बहने की गति तेज हो जाती है। ये कारण है। एक बार फिर ध्यान से सुने, श्यानता पर ताप का प्रभाव क्या है। श्यानता, अगर हम ताप वृद्धि करते हैं, किसी द्रव में ताप बढ़ाते हैं, तो ताप वृद्धि करने से उसकी श्यानता कम हो जाती है, जिसके कारण उसके बहने की गति अधिक हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, आप जानते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक ठोस में अधिक होता है, उसकी अपेक्षा लिक्विड में कम होता है। अगर हम गर्म करते हैं तो वो आकर्षण बल द्रव के अणुओं के मध्य में और भी कम हो जाता है, अर्थात वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण श्यानता कम हो जाती है और वो बहने लगते हैं पहले की अपेक्षा तेजी से। दूसरा है श्यानता पर दाब का प्रभाव। इसको आप समझेंगे। देखिए, श्यानता पर दाब का प्रभाव में क्या है, आपने देखा होगा कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब का सीधा रिलेशन किससे होता है? आयतन से। अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको ये समझाऊं कि ये एक पात्र है और इसमें ये एक वाटरप्रूफ पिस्टन लगा हुआ है और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इसका V आयतन है और दाब P है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे, P बढ़ाएंगे, तो V पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि इसमें द्रव के अणु 1,00,000 हैं। अगर आयतन कम हो जाएगा तो पहले तो वो V आयतन में थे, अब V से कुछ कम आयतन में वही इतने ही अणु हैं, 1,00,000 अणु। तो क्या होगा? उन अणुओं के मध्य में जो अंतराणुक अवकाश है वो कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा वो पास पास आ जाएंगे, अर्थात दाब बढ़ाने से उस द्रव की श्यानता में वृद्धि हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो उसके बहने की गति कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, दाब वृद्धि से द्रव की श्यानता में वृद्धि होती है, जिससे उसके बहने की दर कम हो जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, गैसों का द्रवीकरण। मैंने आपको बता रखा है कि गैसों के द्रवीकरण के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए ये जरूरी है कि उसको उसके क्रांतिक ताप से नीचे लाना जरूरी होता है, और जैसे ही उसको क्रांतिक ताप से नीचे लाएंगे, हम दाबारोपित करते हैं तो वो गैस तुरंत द्रवित हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ये दो शर्तें होती है किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए उसे उसके क्रांतिक ताप तक या उससे नीचे ठंडा करके जैसे ही दाब आरोपित करते हैं,
वो दाब बढ़ाते हैं, वो गैस लिक्विफाई होने लगती है। इसलिए किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए उसे क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा कर दाब आरोपित करने पर वो गैस द्रवित हो जाती है। ये द्रवीकरण की शर्त है। अब आप देखेंगे जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? आपने देखा होगा कि यदि साइकिल की वाल बॉडी को खोलते हैं तो तेज प्रेशर पर भरी हुई उसके अंदर जो हवा होती है वो तेजी से बाहर निकलती है। आप अगर उसके ऊपर हाथ रखकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हवा कुछ हमको ठंडी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। क्यों होती है? इसका सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है। जूल थॉमसन नामक रसायन वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव ही कहते हैं। है क्या ये चीज कि जब हम किसी पात्र में उच्च दाब पर संपीड़ित गैस को किसी पोरस पॉट से या छिद्र से, सूक्ष्म छिद्र से तेजी से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ प्रसारित करते हैं या रुद्धोष प्रसार किया जाता है तो उस गैस के तापमान में कमी आ जाती है। इस तरीके से तापमान में आई हुई यह कमी का जो प्रभाव है या तापमान कम होने का जो प्रभाव है, ये जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। क्यों? क्योंकि जूल और थॉमसन नाम के साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी, इसका अध्ययन किया था। ये जूल थॉमसन प्रभाव गैसों के द्रवीकरण के लिए अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है उनको द्रवित करने के लिए। फिर ध्यान से समझेंगे जूल थॉमसन प्रभाव क्या चीज है कि जब हम उच्च दाब पर संपीड़ित गैस को निम्न दाब क्षेत्र की तरफ किसी पोरस छिद्र से, सूक्ष्म छिद्र से तेजी से प्रसारित होने देते हैं या उसका रुद्धोष्म प्रसार होता है तो सामान्यतः उस गैस के ताप में कमी आ जाती है और ताप में कमी होने का यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। क्यों? क्योंकि जूल और थॉमसन नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इस पर अध्ययन किया था। ये जो सिद्धांत है या ये जो प्रभाव है जूल थॉमसन प्रभाव, ये गैसों के द्रवीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आप पढ़ेंगे आगे